सर जी, ट्विटर पे एक सवाल है बीएचईएल के ऊपर। 1000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 93 के प्राइस पे। जी क्या राय बनती है आपकी बीएचईएल पे? देखिए, अब यहाँ तो काफी अब चल गया है स्टॉक। राय तो उसमें अच्छी थी और अभी भी ओवरऑल थॉट यही है कि भाई अगर किसी के पास नीचे के भाव से है नया, तो मैं यहाँ से लेने को नहीं किसी को रिकमेंड करूंगा, बट जिनके पास ऑलरेडी है, जैसे ये बोल रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी है, आई थिंक यहाँ बने रहे। और मेरे हिसाब से थॉट वही है कि आपको जब आप मुनाफे में होते हैं तब आपको थोड़ा सा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए, जिससे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने गेन्स और बाजार में बने रह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो लेवल्स मुझे दिख रहे हैं वो आ रहे हैं तकरीबन 82 के नीचे। तो आई थिंक 81 80 का अगर एक स्टॉप लॉस बना के रखें और ट्रेड में बने रहे तो आई थिंक ऊपर में यहाँ 105 110 के टारगेट्स भी मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 से 3 महीने में वेल के लिए ऊपर में आ सकते हैं। तो ट्रेड में बने रहें और स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। ट्रेड में बने रहिए और स्टॉप लॉस लगा के रखिए। चलिए, अच्छा सरवीन जी रुकिएगा एक मिनट, जरा एक साइंट डीएलएम के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। कंपनी ने लिस्टिंग के बाद पहली बार तिमाही नतीजे पेश किए। नतीजे थोड़ा मिक्स टाइप के हैं, समझते हैं कैसा है। कंपनी का प्रॉफिट 15% गिरा, जबकि रेवेन्यूज़ में तेजी देखने को मिली है। तो ये कैसे समझे जाए नतीजे, इस पर बातचीत करेंगे। ग्रॉस मार्जिन में हालांकि काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया है। कंपनी के सीएफओ श्रीनिवास कुलकर्णी जी हमारे साथ है। श्रीनिवास जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये क्या जी सर, ये जो प्रॉफिट गिरा है, मार्जिन इंप्रूव हुआ है, इसको जरा एक्सप्लेन करिए सर। हाँ, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट परफॉर्मेंस काफी अच्छा था इस क्वार्टर। आई थिंक रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई, फिर मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन प्रॉफिट में दो एलिमेंट्स थे। पिछले साल इस क्वार्टर में एक अनरियलाइज्ड फॉरेन गेन्स थे जो इस बार नहीं है। दूसरा चीज, बोरोइंग्स थोड़े बढ़ गए हैं हमारे और इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ गया है पिछले साल के हिसाब से। तो वो दोनों की वजह से प्रॉफिट में थोड़ी कमी है इस बार। बट अभी आईपीओ के प्रोसीड से हम थोड़ा लोन का चुकता करेंगे, फिर उसके बाद फायदा होगा हमको आगे इसके इन द नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स। ये क्यों बोरोइंग क्यों बढ़ गई सर? सॉरी, बोरोइंग क्यों बढ़ी है? नहीं, आई थिंक वर्किंग कैपिटल काफी बढ़ गया है बिजनेस में। अभी हम लोग देखेंगे तो हमारा इन्वेंट्री डेज जो काफी ऊपर है। अभी भी सप्लाई चेन में थोड़े इश्यूज हैं। इसकी वजह से 6 महीने का इन्वेंट्री है हमारे पास, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। तो उसकी वजह से वर्किंग कैपिटल लॉक हो जाता है बिजनेस में, स्पेशली व्हेन ग्रोथ जब होता है तो वर्किंग कैपिटल और भी जरूरत है उसकी वजह से बोरिंग बढ़ी है हमारी और इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ गया। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन की वजह से फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गया। तो वाइल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अच्छी थी, आई थिंक पैट के लेवल पे थोड़ी कमजोरी दिखाई दी हमको। श्रीमान जी, वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है अभी आपका? अभी 100 डेज है रफली। नेट वर्किंग कैपिटल 100 डेज 100 डेज है। अच्छा, एरो स्पेस और डिफेंस वाला तो अच्छा ग्रो किया 22%। मेडटेक वाला डी ग्रोथ है? हाँ, मिडटेक में अगेन अगर सेम टाइम प्रीवियस ईयर का से कंपेयर करें तो उसमें काफी कोविड रिलेटेड वर्क था हमारा। तो उसके वजह से उसमें थोड़ी अभी कमी है। लेकिन पाइपलाइन में काफी सारे मेडिकल अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आगे जाने हमको ग्रोथ दिखने को मिलेगा। ओके शिवा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। साइंट डीएलएम में क्यों नतीजे में प्रॉफिट कमज़ोर आया वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है और आगे जाते हुए ठीक होगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल के लिए थोड़ी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी है, क्योंकि वो उनको लेना पड़ा। और जो कोविड रिलेटेड बिजनेस के इक्विपमेंट्स थे उसमें कमी आई, क्योंकि कोविड ख़त्म हो गया तो स्वाभाविक वो होगी। तो नेक्स्ट क्वार्टर में हम लोग देखेंगे कि क्या ये सारे फैक्टर्स जो बताए अभी श्रीनिवास जी ने ये ठीक होते हैं कि नहीं। सरवीन जी, डीएलएम इस पर तो खैर बहुत ही छोटा चार्ट होगा, तो आप इस पर शायद राय ना दे पाएँ। चलिए दर्शकों की तरफ चलते हैं। कमलेश कुमार जी मेरठ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, कमलेश जी शायद अभी जुड़े नहीं हुए। तो सरवीन जी, फिर 2 बहुत ही दिग्गज बैंक ने नतीजे पेश किए हैं, कोटक और आईसीआईसीआई बैंक। रिजल्ट थोड़े अच्छे थे भाई, स्टॉक निकल रहा है, क्यों? देखिए, थॉट ये रहता है कि कई बार देखिए बाजार को रुझान रहता है और बाजार पहले ही रिजल्ट डिस्काउंट हो जाते हैं और उस स्टॉक पहले चल चुका होता है। तो आई थिंक दोनों केस में मुझे तो वही केस लगता है कि भाई लोगों को एक्सपेक्टेशन थे, रिजल्ट अच्छे आ गए और दोनों के दोनों आपको स्टॉक चलते हुए दिख रहे हैं। बट फिलहाल मेरे हिसाब से आई थिंक दोनों में जिनमें फिर भी मैं बोलूंगा, मैं आई थिंक आईसीआईसीआई दोनों में से फिर भी स्ट्रॉन्गर सेटअप लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉक जो है इसने अपने हाईज निकाल दिए थे और अपने ऑल टाइम हाईज तोड़ के चल रहा है। तो आई थिंक ये स्टॉक में मैं बोलूंगा अभी भी मोमेंटम और सारी कुछ चीजें बरकरार रहेंगी। बट कोटक अपना पिछला हाई नहीं निकाल पाया है, तो जो 2021-22 का जो हाई था कोटक का उसके बाहर नहीं जा पाया है।
इनफैक्ट अपने 21 के हाई के बाहर ही नहीं जा पाया है और लास्ट 1.5-2 साल से नए हाईज नहीं बना पाया। तो आई थिंक यहाँ अंडर परफॉर्मेंस और जो वीकनेस स्ट्रक्चर में है, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी एक ब्रॉड रेंज बनी हुई है, तकरीबन 2000 से लेकर 1650 तक। तो आई थिंक अब जिस तरह में इसमें सेलिंग आई है, कहीं उस रेंज की नीचे की तरफ कोटक फिसल सकता है। और आईसीआईसीआई बैंक, जैसे मैंने बोला, वो दोनों में स्ट्रॉन्गर सेटअप्स लग रहे हैं। मुझे लगता है कि अच्छे सपोर्ट्स हैं ब्रेकआउट के आसपास, 950 960 के आसपास बहुत अच्छे यहाँ पे सपोर्ट्स हैं। तो जब तक उनके ऊपर टिका हुआ है तो आई थिंक शॉर्ट टू मीडियम टर्म बायस आईसीआईसीआई में तो पॉजिटिव रहेगा, कोटक में हल्का रुझान नेगेटिव है। ओके सरवीन जी, जुड़ गए हमारे साथ कमलेश जी। अब कमलेश जी सवाल पूछिए सर। सर नमस्कार, कमलेश बोल रहा हूँ सर। मैंने सर थोड़ा जोर से बोलिए। गाँव के 15 शेयर ले रखे हैं, मझगांव डॉक के 15 शेयर। सरवीन जी 15 शेयर लिए थे 819 पर, अभी तो है 1900 रुपए का, बेच लें क्या? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक मुनाफा जब रहता है तो बुक कर लेने में भी हर्जा नहीं है। इनके केस में तो बात ये रहेगी, अगर ये आधी क्वांटिटी बेचते हैं तो आधी इनकी हमेशा के लिए फ्री हो जाती है। स्टॉक काफी ओवरबॉट है, तो ये इनके लिए एक राय रह सकती है। दूसरी ये रह सकती है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रहना चाहते हैं तो भी आई थिंक बने रह सकते हैं, बट वो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप आएगा। मेरे को अब जो लेवल्स ठीक ठाक दिख रहे हैं वो तकरीबन जो भी दिख रहे हैं वो 1740 के आसपास के ही दिख रहे हैं। तो 1740 के आसपास के जो लेवल्स हैं, आई थिंक कहीं 740 के नीचे, 1740 के नीचे इनको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा अगर ट्रेलिंग रखना चाहते हैं। तो 1734 का स्टॉप लॉस ले लें। ट्रेलिंग में अगर लेना चाहें वहां पे भी आधी क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, तो भी इनकी रिमेनिंग क्वांटिटी फ्री हो जाएगी। या चाहे तो इन स्तरों के आसपास कहीं मुनाफा बांध सकते हैं, क्योंकि 2000 का, जैसे भी आज के सेशन में हम ये बात कर रहे हैं कि 2000 का जो साइकोलॉजिकल मार्क है वो क्लियर करना इसके लिए इतना आसान नहीं होगा जिस तरह की ओवरबॉट रीडिंग्स पे चल रहा है। तो शायद सुस्ताएगा स्टॉक। तो आई थिंक उस केस में थोड़ा मुनाफा मान लेने में भी समझदारी है। ओके सरवीन जी, कविता जी का सवाल है और वो आरवीएनएल, एमआरपीएल जैसे शेयरों में आपके कन्विक्शन से बहुत प्रभावित हैं। जी धन्यवाद। आप इस जेस्चर को रेसिप्रोकेट कर सकते हैं उनकी मदद करके। हॉट इंडो स्टार में उन्होंने 150 के भाव पे शेयर ले रखे हैं 499, क्या करें? जी नहीं, पहले तो प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, जहां जहां जो सेटअप्स दिखेंगे वो हम जरूर कोशिश करते हैं बताने की। और दूसरी बात है कि टाइमिंग, कि मतलब हम उस समय शोज पे कहीं होने भी चाहिए। मंडे थर्सडे में अगर कुछ दिखता है तो बोलने में ज्यादा आसानी होती है। अगर कोई चीज मंगलवार बुधवार को निकल गई या कोई चीज फ्राइडे को निकल गई तो फिर रह जाती है। तो उस सिलसिले में कई बार आपका लक भी आपका साथ देता है कि उन दिनों में जब मूवमेंट होता है और बात आ जाती है सामने तो हम बयां कर देते हैं। बात रही यहाँ जहाँ इनकी इंडोस्टार की, वहां मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो ये इसने बेस बनाया है 110 120 के आसपास, वो एक अच्छा मीडियम टर्म सेटअप मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बन गए हैं। तो अभी इनको थोड़ा सा मीडियम टर्म सोचना पड़ेगा, इसमें शॉर्ट टर्म नहीं सोच सकते। वैसे भी ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है मेरे हिसाब से, इट्स नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक। और क्योंकि T2T सेगमेंट में है, मेरा थॉट ये है कि भाई अभी तो फिलहाल ट्रेड में बने रहें। ट्रेडिंग तो इसमें बहुत ज्यादा कर नहीं पाएंगी। जो लेवल्स मुझे अभी दिखते हैं तकरीबन 135 140 के आसपास एक सपोर्ट एरिया है। जब तक उसके ऊपर टिका है, मोमेंटम पॉजिटिव है। ऊपर में अगर चल गया ये, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट नेकलाइन के आसपास बैठा हुआ है अभी फिलहाल, अगर ये लेवल्स ब्रेकआउट करके रह गया 170 172 के ऊपर, तब आई थिंक ऊपर में तकरीबन 190 200 की तरफ भी ये जाएगा। बट उसके बहुत ज्यादा बियॉन्ड मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसे मैंने बोला T2T का स्टॉक है, बहुत एग्रेसिव व्यूज या स्टांस बनाना यहाँ पे उचित नहीं रहता है। इसलिए ज्यादा ही समझ लें कि 190 200 का बेस्ट केस और नीचे में 135 140 के सपोर्ट्स फिलहाल के लिए। इसी सेगमेंट का एक और स्टॉक है स्पंदना स्फूर्ति। आज बहुत स्फूर्ति दिख रही है इसमें। मैंने तो इसको बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं किया है, तो मैं तो आज इसको तो अवॉइड करना चाहूंगा। उसको अवॉइड करेंगे तो लीजिए, आपके सामने दूसरा पेश है ओरेकल फाइनेंस। 100 शेयर ले रखे 3830 के भाव पर अमित शर्मा जी ने, क्या करें? और आईटीसी भी उन्होंने ले रखे 493 में। दोनों अच्छे शेयर हैं, मतलब दोनों क्वालिटी है। देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से तो बने रहे ट्रेड में, ऑफिस में ट्रेड में बने रहे मेरे हिसाब से, क्योंकि फिलहाल अच्छे एक अप ट्रेंड में है शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो आई थिंक मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज 3700 के ऊपर टिका है, मुझे लगता है कि ऊपर में एक बार 4000 का लेवल वापस ये छुएगा। वो इसके कुछ पैटर्न पेंडिंग है, तो 4050 के लेवल्स मुझे लगता है ऊपर में आएंगे। वहां पे चाहिए तो दोबारा राय ले लें। यहाँ मेरा मानना तो ये भी रहेगा कि थोड़ा मुनाफा भी वहां बांधेंगे तो अच्छा ही रहेगा। दूसरी बात रही आईटीसी की, आई थिंक ये तो वो ये निफ्टी के बास्केट में वो स्टॉक है जो अब ऑल टाइम हाइज मारते जा रहा है निफ्टी के साथ में। बहुत रेयर स्टॉक, बहुत फ्यू स्टॉक्स हैं। हमने जो लास्ट सेगमेंट में बात की थी कि निफ्टी 50 में बहुत कम अब ऐसे स्टॉक हैं जो ऑल टाइम हाई मार रहे हैं निफ्टी के साथ, आईटीसी उनमें से एक है। तो
जब चल रहा है तो आई थिंक इसको चलने देंगे। यहाँ पे भी थॉट यही रहेगा कि नया एक्सपोजर तो आप यहाँ नहीं ले पाएंगे, बट अराउंड 460 के नीचे आप एक स्टॉप लॉस बना के ट्रेड में बने रह सकते। ओके, हमारे नेक्स्ट कॉलर है सुनील चौधरी कोलकाता से। सुनील जी नमस्कार, क्वेश्चन क्या है आपका सर? हाँ नमस्कार सर। बताइए। नमस्कार सर। ओरिएंट पेपर मिल्स मैंने ले रखे हैं 2500 शेयर एट 39.90। शुड आई ऐड मोर? सर्वे जी एकदम इनके प्राइस के आसपास ही है, और खरीद लें क्या ये, अच्छा लग रहा हो तो? नहीं देखिए, बात यही है कि जैसे भी पहले कॉलर एक आए थे कि भाई भाव के आसपास ही आके सबको क्यों दोबारा और लेना है। अगर आपका कन्विक्शन स्टॉक में है और आपके भाव से नीचे है, तब आपको ज्यादा छटपटाहट होनी चाहिए लेने की। मतलब अगर आपका खुद का कन्विक्शन है, किसी चीज को आपने लिया और आपके भाव से नीचे है, तब वहां आपको ज्यादा छटपटाहट होनी चाहिए लेने की, ना कि फिर जब भाव आ जाए तो फिर वापस स्टार्ट करें लेने के लिए। तो आई थिंक मैं कहूंगा जो ट्रेड में ऑलरेडी है, आई थिंक उसी ट्रेड में फिलहाल बने रहे। नया मैं इनको नहीं बोलूंगा अभी फिलहाल इसमें कुछ नया ऐड करने की। जी भाई ये थोड़ी ज्ञान चर्चा चाहिए मुझे। जी जी। आप लोग कहते हैं चलती हुई गाड़ी को पकड़ना चाहिए, अब वो चलती हुई गाड़ी पकड़ रहे हो तो आप कह रहे हो अब क्यों पकड़ रहे हो, जब खड़ी थी तब क्यों नहीं पकड़ा, ये बताइए जरा। नहीं देखिए, अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इनका होराइजन जिस तरह से उन्होंने बोला, ये मोमेंटम ट्रेडिंग वाले नहीं है। 6-12 महीने अगर किसी चीज को पकड़ना चाहते हैं, फिर थोड़ी ना आप रोज रोज ट्रेडिंग करेंगे, फिर तो आप पकड़ के बैठेंगे। और अगर आपने कोई चीज सोच के ले ली है कि भाई ये तो अच्छी थी, इस भाव से अच्छी है, मान लिया आपने कोई चीज 100 रुपए में लिया और आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो 70 रुपए में वो खराब थोड़ी ना हो जाती है, अनलेस अनटिल उसमें कुछ खराब न्यूज इवेंट, कुछ डेवलपमेंट आ गया हो। तो वो अभी आई थिंक स्टॉक में मेरे पास वो तो न्यूज नहीं है, बट मोटा मोटी चार्ट देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि उस तरह की इसमें कोई न्यूज है। तो आई थिंक जब जो चीज इनको 160 में अच्छी लग रही थी, वो 40 में भी अच्छी लगनी चाहिए और 30 में भी अच्छी लगनी चाहिए, अनलेस अनटिल की जो ग्राउंड रियलिटीज ही है वो पूरी चेंज हो जाए। तो इस एंगल से थोड़ा डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करनी होती है कभी कभार, हमेशा मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, बट डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग ये करनी है तो उसकी भी टाइमिंग करनी पड़ती है। बार बार एक ही भाव से लेते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा, आपका कॉस्ट जो है वो नीचे नहीं आएगा। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का जो होल फिलॉसफी है वो ये है कि जब आप कोई चीज अच्छी ले लेते हैं नीचे में और उसको बाय करते हैं, तो आपका वीवैप नीचे आता है। अगर आप अपने वीवैप को नीचे ला पा रहे हैं तो आप हमेशा बाजार के करंट मार्केट प्राइस के आसपास रहते हैं, और जैसे ही फेवरेबल इंस्टेंस आपके फेवर में आता है तो आप पूरी पोजीशन पे प्रॉफिट पे आ जाते हैं। ना कि आप 100 रुपए की चीज को 50 रुपए तक रखेंगे, फिर वो जब डबल होगी तब आपका भाव आएगा। बट अगर आप 100 रुपए की चीज को 50 रुपए में एवरेज कर लेंगे, अगर अच्छी चीज है कोई, और आपने समझ आपने एवरेज किया 100 के सामने 100 ही एवरेज किया, तो आपकी कॉस्टिंग 75 हो जाती है। अगर 100 के सामने आपने 50 रुपए में 200 स्टॉक लिए हैं तो आपकी एवरेज 66 रुपए हो जाती है। तो आप रेलेवेंट रहते हैं मार्केट में, आपका वीवैप रेलेवेंट रहता है। नहीं तो आप बाजार से बहुत दूर चलेंगे तो उतना टाइम आपको अपने ट्रेड को वापस प्रॉफिट में आने के लिए देना पड़ेगा। ठीक, आनंद बिराजदार चिंचवाड़ पुणे से जुड़ रहे हैं। आनंद जी बताइए, सवाल बताइए अपना। नमस्ते सर, मेरे पास पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज है जो 18 रुपीज 90 पैसे में बाय किया है। द क्वांटिटी इज 10,000। शुड आई कंटिन्यू टू होल्ड फॉर सम मोर टाइम और इट कैन बी सोल्ड आउट? सरवन जी, आनंद जी ने पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल लिया था 18.90 पे और अभी चल रहा है 21.93। बेच के निकल जाएं या थोड़ा वेट करें? देखिए, बहुत लेगेसी स्टॉक है, मतलब स्लो चलता है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो फिलहाल अभी ट्रेड में बने रहें। अभी जब इन्होंने ऑलरेडी ट्रेड लिया हुआ है तो ट्रेड में बने रहें, और मेरे हिसाब से इसको एक 15-20 दिन और दें, जैसे मैंने अभी बोला, और थोड़ी क्लैरिटी आ जाए तो मैं इसमें और बढ़िया व्यू दे पाऊँ। फिलहाल तो मेरे हिसाब से होल्ड में रखें और एक 15 दिन के बाद दोबारा व्यू लें इसमें। 15 दिन के बाद दोबारा व्यू रखें, अभी फिलहाल होल्ड पर रखें। एक और सवाल क्विकली, अविनाश यादव गोरखपुर से। अविनाश जी नमस्कार, बताइए। अच्छा, अविनाश जी का फ़ोन कट गया। अभी थोड़ा सा समय है हमारे पास, तो एक सवाल हम ट्विटर से और ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्विटर पे सवाल पूछ रहे हैं। ओएफएस का जवाब हो गया अमित जी, अब आप उसको दोबारा क्यों लिख रहे हैं हमारे पास? ये तो हमने आपका सवाल ले लिया है यहाँ पे। ओके, हम लोगों का यस, गुड ईयर 500 शेयर होल्ड कर रहे हैं मयंक सराफ जी। सर जी, ये टायर वाली कंपनी है जी, क्या करें? 1100 पे लिया इन्होंने। जी जी, किसी कारण से आई डोंट नो कुछ एडजस्टमेंट हुआ या कुछ तो हुआ इसमें हुआ है, जिसकी वजह से इसका डेटा 2020 से ही आ रहा है मेरे पास। बट जितना आ रहा है उसके हिसाब से फिलहाल तो अभी ये ब्लू स्काई टेरिटरी में चला गया है और ऑल टाइम हाई जोन में चल रहा है। तो आई थिंक जब तक चल रहा है तब तक मजे लें, और मेरे ख्याल से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे इसमें बने रहें। पैसा तो उनका बन ही रहा होगा, क्योंकि स्टॉक जो जितने डेटा में मुझे दिख रहा है ऑल टाइम हाई पे है,
लास्ट 3-4 दिन में अच्छा वॉल्यूम ब्लॉक डील्स भी दिख रही हैं, अगर हुई हैं इसमें तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे हैं। जो वीवैप लास्ट कुछ दिन का है और जो एक अच्छा मुझे लेवल जो दिख रहा है जहाँ पे काफी सारा वॉल्यूम हुआ है, वो लेवल तकरीबन 1300 के आसपास, 1330 के आसपास है। तो आई थिंक 1300 के नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के आई थिंक ट्रेड में बने रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अब चल रहा है डेफिनेटली और एक 100-150 रुपए चाल यहाँ पे और बाकी हो सकती है, तो ट्रेड में बने रहे। और बात वही रहेगी कि अब यहाँ से हर चीज को 15-20 दिन 15-20 वर्किंग डेज में वापस रीअसेस करते रहे, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, 10-15 दिन होल्ड करिए। वैसे 1100 इनकी कॉस्ट है, 1300 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए और इस जर्नी को राइड कीजिए गुड ईयर में। सरन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद नीरज जी, हमारे बहुत सारे दर्शकों की मदद करने के लिए। और बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।